लिसन बेटा, आज आपकी चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूं मैं। डन। तो ओवरऑल आपके पीछे के चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब तक हमने 6 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, EMI तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम चैप्टर को। तो आज आपका फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो बेटा चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। लिसन, सबसे पहले याद आ रहा हो बच्चे, हमने पढ़ा था बच्चे इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। एक मिनट जाओ बस। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा पार्टिकल है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। चार्ज पार्टिकल, याद है ना, किसी भी बॉडी का एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज है? अरे बातें नहीं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स and magnetic force, and it is an elementary particle. Done. And it is of a two types, plus q and minus q. तो भाई सीधी सी बात आप याद कर लेना, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी प्रॉपर्टी की एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज होती हैं। एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का मतलब ये एलिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं और बॉडी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है ये। तो इट इज एन एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ अ बॉडी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर? जैसे आप भी जानते हो किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, रेस्ट कंडीशन में होते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी के कारण होता है, क्योंकि एंटायर बॉडी इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, एटम से मिलकर बनी होती है। हर एक टाइप की बॉडी हो, चाहे इंसान का शरीर हो, चाहे मेटल हो, चाहे इंसुलेटर हो। अरे चुप हो जा भाई। हर एक टाइप की बॉडी, चाहे बच्चे इंसुलेटर हो, मेटल्स हो या एलॉयज हो, हर एक टाइप की बॉडी किससे मिलकर बनी है? एटम से। एटम्स के अंदर ही क्या मौजूद होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन्स विच इज द पार्टिकल्स एंड चार्ज, ये हर एक बॉडी की क्या चीज होती है बच्चे? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो डेफिनेशन एक लाइन की है, electric charge is an elementary particle and it is the property of a body which produce electric force as well as magnetic force. तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन। अब बात करेंगे, ये दो प्रकार का होता है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। बेटा प्लस क्यू के अंदर मौजूद हो, प्लस क्यू के कुछ एग्जांपल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एंड सो ऑन। ये सब क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव पार्टिकल होता है, ये आपका माइनस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन एग्जांपल है। क्लियर? अब कई और भी नेगेटिव पार्टिकल्स में आते हैं, नेगेटिव म्यू मेसॉन होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों प्रकार के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। ये बेसिकली आपको थोड़ा सा शायद नहीं पता, मैं आगे बताऊंगा जब एटम वाला चैप्टर कराऊंगा, है ना। तो बच्चे नेगेटिव पार्टिकल के तौर पे इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होते हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज के एग्जांपल ये रहे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हर एक बॉडी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल एटम में मौजूद होते हैं। एटम से ही सभी टाइप की बॉडीज बनती हैं, चाहे वो मेटल हो, इंसुलेटर हो, एलॉयज हो, सेमीकंडक्टर हो, कोई भी टाइप की बॉडी हो, सब में एटम्स होते हैं। एटम है तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। डन। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज की बच्चे डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे जो चार्ज पार्टिकल हैं, एक इसकी ऐसा यूनिट बेटा कूलाम होती है। इधर देखो, इसकी ऐसा यूनिट बच्चे कूलाम्स होती है। इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं और याद रखना इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी पर जाता है in a form of electrons. ये कब होता है? When two bodies are rubbed to each other, the transfer of charge takes place from one body to the another body. Done. और जिस बॉडी से बेटा चार्ज निकलता है, that body acquire positive charge, और जिस बॉडी में चार्ज रिसीव होता है, that body acquire negative charge. क्यों भाई?
क्योंकि हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन, हमेशा चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं व्हेन टू बॉडीज आर रब टू ईच अदर। डन। तो चार्ज की बच्चे इस नेचर को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसफरेबल नेचर। ये वाली नेचर का नाम है ट्रांसफरेबल नेचर। अब हम बात करेंगे इसके यूजेस की। ध्यान से देखते रहो, थॉरो वाला पार्ट एकदम जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉरो वाले पार्ट पे से हार्डली 1 नंबर का सवाल बनेगा, मैं आपको बताऊंगा वो सवाल कौन से वाले आते हैं। तो बेसिक चार्ज क्या होता है ये पता होना जरूरी है। चार्ज किसी भी टाइप की बॉडी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों जनरेट करता है। ओके, तो बच्चे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो कौन सी चीज है जो कॉमन है? बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो कौन सी चीज है जो कॉमन है? चार्ज पार्टिकल कॉमन है। याद हो, आपका मैग्नेट वाला चैप्टर चल रहा था अभी, तो उसमें आपने ज्यादातर क्या पढ़ा? चार्ज के बारे में पढ़ा। F बराबर क्यू बी साइन थीटा। क्यू मैग्नेटिक फील्ड में भी कॉमन है, और क्यू आपने पढ़ा था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था इसे। तो चार्ज पार्टिकल ही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉमन होता है, अगर जनरली कोई आपसे पूछे तो। चलिए बेटा, यूजेस याद रखना, चार्ज पार्टिकल के 3 यूज होते हैं। नंबर 1, चार्ज इज, ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, याद रखना बच्चे, चार्ज पार्टिकल्स के 3 यूज होते हैं। नंबर 1, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। एक मिनट थोड़ा इधर कर दूं, है ना। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। सेकंड वन, चार्ज इज कंजर्व्ड। थर्ड वन, चार्ज एडिटिविटी नेचर रखता है, तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो बेटा सबसे पहले क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिसन ऑल ऑफ यू, बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर NE। क्या आप जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस NE फॉर्मूले को ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं? क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू है वो पूरे पूरे पैकेट की फॉर्म में होती है। जैसे n की वैल्यू बेटा 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 एंड सो ऑन, बिकॉज n इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेटा वैल्यू पुट करोगे तो चार्ज हमें क्या मिलेगा? प्लस माइनस में या तो E मिलेगा या 2E मिलेगा, 3E, 4E एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चार्ज आपने नोटिस किया हमें पूरे पैकेट की फॉर्म में मिल रहा है, या तो E मिल रहा है या 2E, ये अपॉन में नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार का चार्ज जो पूरे पूरी पैकेट की फॉर्म में होता है उसे कहते हैं क्वांटाइज्ड। बात समझ में आ गई? और अपॉन वाली बटे की फॉर्म में जब होता है चार्ज उसे कहते हैं फ्रैक्शनल, लेकिन चार्ज तो फ्रैक्शनल नहीं होता। डन। तो डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, हमें मेन चीज समझना है इसका कंसेप्ट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? वो है Q बराबर प्लस माइनस NE। तो एक लाइन में आप डेफिनेशन भी बना सकते हो। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द मल्टीपल इंटीग्रल, n का क्या नाम है? मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द बेसिक चार्ज E। बेटा E सबसे छोटा चार्ज होता है, n की वैल्यू 1 रख दे तो Q किसके बराबर होगा? E के बराबर। तो डेफिनेशन क्या बनी? द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द मल्टीपल, ये मल्टीप्लाई में है, इंटीग्रल, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में, या 1 2 3 4 एंड सो ऑन होगा। तो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक चार्ज E। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेनली Q बराबर प्लस माइनस NE फॉर्मूले को कहते हैं। अब बात करेंगे बच्चे, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन यही था, ए लड़को, क्वेश्चन यही था, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE किस लॉ को ओबे करता है, या कौन सा वाला यूज है चार्ज पार्टिकल का? तो ऑप्शंस आपको मिले थे उसमें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एग्जाम आइडिया का सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो आंसर इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। डन। अब देखिए इसके बाद आता बच्चे सेकंड, कंजर्वेशन। नाम से पता चल रहा है जो चेंज ना हो। इससे पहले आपने कंजर्वेशन शब्द एनर्जी का पढ़ा था, मोमेंटम का भी पढ़ा था 11th में। कंजर्वेशन का मतलब होता है नो चेंज, रिमेन सेम, या ये कब रह सकता है? याद रखना, जब दो बॉडी आपस में रब की जाती है तो चार्ज हमेशा एक बॉडी से ट्रांसफर होकर दूसरी पर चला जाता है। लेकिन जब आप पूरे एंटायर सिस्टम पर टोटल चार्ज की बात करते हो, टोटल चार्ज, तो बेटा पूरे एंटायर सिस्टम पे टोटल चार्ज कितना होगा? 0।
और कोई भी वैल्यू बेटा जब जीरो प्रूफ हो जाए क्या कहलाती है वो? कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन। तो मैथमेटिकली अगर आप प्रूफ करके दिखाना चाहते हो कि चार्ज कंजर्व्ड होता है तो इस प्रकार कर देना। तो सबसे पहले क्या बताओगे? चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बट द एंटायर टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज रिमेन्स जीरो विच इज कांस्टेंट। समझ में आई बात? क्योंकि आपको ये तो पता ही है, जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो एक बॉडी प्लस चार्ज हो जाती है और दूसरी माइनस चार्ज, लेकिन दोनों बॉडी पे बेटा चार्ज की वैल्यू क्या रहती है? रिमेन्स सेम। एक पे प्लस क्यू है, दूसरी पे माइनस क्यू। बिल्कुल वैसे ही हो गई बात जैसे इस पे है +10 और इस पे -10, तो मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन नेचर अलग है, एक प्लस एक माइनस। टोटल जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? जीरो, और जीरो ही क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। डेफिनेशन सभी बच्चे जानते हैं, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। इज दैट क्लियर? अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मैथमेटिकली यहाँ पे हमने बता दिया, ये कंजर्व कैसे होता है। Q बराबर कांस्टेंट प्रूफ करना है किसी भी तरह। अब बात करेंगे बच्चे एडिटिविटी। एडिटिविटी तो सिंपल जोड़ने को बोलते हैं, एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आपके पास कोई एक सिस्टम है, उस पर बेटा कुछ प्लस चार्ज हैं, कुछ माइनस चार्ज हैं, कुछ प्लस चार्ज हैं, सारे चार्जेस को जोड़ दे तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। तो बेटा इस प्रकार का सम जिसमें प्लस और माइनस चार्जेस को सबको जोड़ते चले जाओ, ऐसे सम को बोलते हैं अलजेब्रिक सम। क्या बोलेंगे इसे? अलजेब्रिक सम। तो द टोटल चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ अ इंडिविजुअल चार्जेस, डन, इज कॉल्ड एडिटिविटी। तो कोई मुश्किल थोड़ी है, सिंपल भाषा में याद कर ले, सभी चार्जेस को जोड़ना है, प्लस हो चाहे माइनस हो, उसे ही एडिटिविटी कहते हैं। तो बेटा ये थी तीन इसकी प्रॉपर्टीज, या कह सकते हो तीन यूजेस। अब बात करेंगे चार्ज पार्टिकल। बच्चे वो बातें रही, चार्ज पार्टिकल के द्वारा किस प्रकार हम अनदर बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है वेज ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले आज आपको टॉपिक बताया चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल, which produce electric force as well as magnetic force। तीन बातों लाइन में आपने बता देना है। चार्ज इज अ कॉमन पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और बेटा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? कॉमन पार्टिकल है। इट इज ऑफ टू टाइप। देन इसके बाद यूनिट कूलम्ब, स्केलर क्वांटिटी एंड ट्रांसफरेबल नेचर। फिर इसके बाद बच्चे इसकी कुछ तीन बातें हमने एक्सप्लेन करी, जिसे हम यूजेस कहते हैं, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन, एडिटिविटी। अब बात करेंगे इसके वेज ऑफ चार्जिंग। तो जल्दी से भी फिनिश करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करूंगा कैसे आते हैं इसके चार्ज के ऊपर। 2 मिनट और लगेगा बस। थॉरो पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि थॉरो पार्ट पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं 1 मार्क्स के। वेज ऑफ चार्जिंग, लिसन, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के बेटा तीन तरीके होते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो सबसे पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, लिसन, फिर दोबारा बेटा जब किन्हीं दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, डन, from which the charge has been transferred, that body acquires plus charge and a charge received by a body acquire negative charge। तो आपको कंसेप्ट समझना है, थ्योरी व्योरी डेफिनेशन नहीं आती लिखने के लिए। ये बताओ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझ में आया? जब दो बॉडी रगड़ी जाती है आपस में, तो रगड़ने से एक बॉडी से चार्ज निकल के दूसरी पे आ जाता है, जिससे निकलता है वो प्लस हो जाता है, जिसपे आता है वो माइनस हो जाता है। अब इसके ऊपर आते हैं बच्चे क्वेश्चन। ये वाली जो चार्जिंग है इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कांच की रॉड को, जल्दी सुनो, कांच की रॉड को सिल्क के कपड़े से रब करो, तो बेटा कांच की रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, बिल्कुल सही। एग्जांपल देखते रहना। कांच की रॉड है, सिल्क के कपड़े से आपने रब करा, तो कांच पे बेटा कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। सिल्क के कपड़े से आपने प्लास्टिक की रॉड, प्लास्टिक और इबोनाइट की रॉड को रब करा, तो
कैसा चार्ज आएगा प्लास्टिक की रॉड पर भी? नेगेटिव। प्लास्टिक की रॉड और इबोनाइट की रॉड को सिल्क के कपड़े से अगर आप करोगे तो उस केस में प्लास्टिक की रॉड में बच्चे माइनस चार्ज आ जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे आगे भी कर सकते हो। प्लास्टिक का डंडा ले लो, उसे है ना सिल्क के कपड़े या टॉवल होता है रेशेदार, उससे आप अच्छे से रगड़ो तो प्लास्टिक के डंडे पे चार्ज आ जाएगा। अब पतली सी मेटल की केन आती है 20 रुपए वाली, कोल्ड ड्रिंक पी जाना, एंड देन मेटल की केन को टेबल पे रखना, उसके बाद उस डंडे को जब लेकर आओगे तो मेटल की केन उससे दूर भागेगी, इधर करोगे इधर को भागेगी। डन। ये एक्सपेरिमेंट मैंने बच्चों को स्कूल में करवा के दिखाया था, जरा बहुत पहले करके 2019 में, कभी मौका नहीं लगा उसके बाद। तो ये है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का केस, जिसमें हम प्लास्टिक कांच के अंदर फ्रिक्शन के द्वारा चार्ज जनरेट कर देते हैं। तो आपको एक बात बताऊं, आप जो यूनिट पढ़ रहे हो बच्चे, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मीनिंग क्या है? When a charged particle is at rest, the study of charged particle is called electrostatic. भाई जब चार्ज पार्टिकल रुकी हुई अवस्था में होता है, तो रुकी हुई अवस्था में जब चार्ज होता है तो उसकी स्टडी करने को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये रुका हुआ चार्ज किन किन बॉडी पे आ सकता है? लोहे के तार में आएगा क्या? मेटल्स के अंदर क्या स्टैटिक चार्ज जनरेट होता है क्या? मेटल्स के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो फ्लोइंग चार्ज है। तो हमारे घरों के अंदर जो करंट आ रहा है बिजली के द्वारा, और आपके पंखे वंखे चल रहे हैं, सब चीज़ें चल रही हैं, क्या ये स्टैटिक चार्ज है? नहीं, ये है फ्लोइंग चार्ज। तो बेटा स्टैटिक चार्ज से जनरेट किस पे होता है? ये इंसुलेटिंग बॉडी पे जनरेट होता है। इंसुलेटिंग बॉडी वो भी कौन कौन सी? जैसे कांच, प्लास्टिक, सिल्क, इबोनाइट, बिल्ली के फर, कैट फर होता है, जैसे बिल्ली के बाल आपने देखे हैं, उसको पकड़ के अच्छे से रगड़ दे तो कैट के बाल बिल्ली के ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, और चेक करोगे तो बिल्ली के बालों में बेटा प्लस चार्ज आ जाता है। और हमारा टॉवल कॉटन का होता है तो टॉवल पे भी प्लस चार्ज आ जाता है। और कोट, वुलन क्लोथ, आपने कभी देखा जब हम वुलन क्लोथ को पहनते उतारते हैं तो चढ़ की आवाज़ आती है सर्दियों में, या पूरे दिन पहन के रखो, जब उतारोगे तो ऐसा आएगा चिड़चिड़ की आवाज़ आएगी। वो क्या हो रहा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो रहा होता है। आप कभी फोल्डिंग पलंग पे बैठे हो, फोल्डिंग पलंग से जैसे सडनली उतर के नीचे को पैर रखोगे तो चिट देने की लगेगी, कभी कभी हल्का सा करंट लग जाता है जमीन पे पैर रखते ही। क्यों? हम फोल्डिंग पलंग जो प्लास्टिक की पत्ती का है उतरे, तो क्या क्रिएट हुआ बच्चे? फ्रिक्शन क्रिएट होने से हमारी बॉडी पे हल्का सा चार्ज आ गया, जैसे पैर जमीन पे रखा तो चिट देने के एकदम करंट लगता है। देखना, कभी नोटिस करना, मेरे तो बहुत लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है, जैसे सर्दियों में ज्यादातर होता है फ्रिक्शन, सर्दियों में ज्यादा क्रिएट होता है। आपने कभी देखा होगा जो क्विल्ट आते हैं, क्विल्ट देखे हैं, कंबल, तो रेशमी कंबल होते हैं, अंधेरे में है ना यूं करके ओढ़ लेना, उसके ऊपर फिर ऐसे करके हाथ मारना तो आपको बकायदा उंगलियां यूं चलती हुई नजर आएंगी अपनी। करके देखा है? हम तो बहुत करते हैं। तो क्विल्ट आते हैं, एसी क्विल्ट आते हैं, खासकर उनमें ज़्यादा होता है। तो उनके अंदर अंधेरे में बिल्कुल ऐसे करके बच्चे हाथ मारो तो आपको बकायदा रोशनी नजर आएगी वहाँ पे। तो वो क्या है? वो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जनरेट हो रहे हैं। करके देखना, अंधेरे में बिल्कुल क्विल्ट होता है थोड़ा वैसा वाला रेशमी वाला, डन, उस पर ऐसे करके आप हाथ फेरोगे तो अंधेरे में लाइट से नजर आएगी आपको वहाँ पे। तो वो सब क्या है? वो सब फ्रिक्शन की वजह से चार्ज का जनरेट होना है। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको मैंने बताए। अब सुनिए, ये बताओ आसमान से जो बिजली गिरती है वो फ्लोइंग चार्ज है या स्टैटिक चार्ज है? स्टैटिक चार्ज है। आसमानी बिजली स्टैटिक चार्ज है। एक बादल में प्लस है, एक में माइनस, धड़ाम देने की आपस में टकराए तो वहीं पे आपको लाइट नजर आएगी, डन। तो वो स्टैटिक चार्ज होता है। हमारे घरों के अंदर जो तारों में बिजली बह रही है वो कौन सा चार्ज है? वो फ्लोइंग चार्ज है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। और ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। दो प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है, याद कर लेना, 10वीं क्लास में बताया गया था, नहीं पढ़ा तो मैं बता दूंगा। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को फ्लोइंग बोलते हैं। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी को बेटा फ्लोइंग बोलते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ये रही जो आपको समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पूरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का है, जिसमें फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज जनरेट हो रहे हैं इंसुलेटिंग बॉडीज पर, कांच पर, प्लास्टिक पर, और इबोनाइट की रॉड पर, सिल्क के ऊपर, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक है। बाकी फ्लोइंग चार्ज थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जनरली क्वेश्चन सुन लो, जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी में, जब हम अपने बालों को काटते हैं तो फॉर्म करने पर हमारे बाल ऐसे करके एंटीने की तरह खड़े हो जाते हैं, खासकर लड़कियों के। तो ड्राई हेयर, गीले बाल नहीं,
तो ड्राई हेयर्स को अगर आप कंघा करोगे तो बाल ऐसे करके अट्रैक्ट होते हैं। डन। तो ऐसा क्यों होता है? ये फ्रिक्शन की वजह से बालों में चार्ज जनरेट हो जाता है। तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या है इसके अंदर? ड्यूरिंग अ कॉम हेयर्स आर स्टिक टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक पेपर से स्टिक हो जाता है, क्यों? तो व्हेन अ कॉम हेयर्स आर मतलब charged, hairs are charged up due to the friction. When hairs are combed, then a little paper is brought near to the hair, then it will stick to the hair. तो एक छोटा कागज का टुकड़ा जब बालों के नजदीक लाओगे बालों से चिपक जाता है। ये एक एक्सपेरिमेंट है। तो ये एनसीईआरटी का एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। जब बालों को कंघा किया जाता है ड्राई हेयर्स को, then dry hairs get charged up and a small bit of paper is brought near to the hair, then it will stick to the hair. एक छोटा कागज का टुकड़ा बालों से स्टिक हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, आप बलून लेते हो, बलून ऐसे सिर पे करा, कांच पे लगाया, चिपक जाता है, करके देखा है? वो भी क्या है? फ्रिक्शन का ही तो एग्जाम्पल है। अब सुनो, एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, एरोप्लेन। अरे अब थोड़ा उस पर आ जाओ। एरोप्लेन के जितने टायर्स होते हैं, एरोप्लेन के टायर बच्चे स्लाइटली कंडक्टिंग बनाए जाते हैं। नहीं पता? अब मैं बता रहा हूँ, याद रखना। नॉर्मल टायर रबर का बनाया जाता है, लेकिन एरोप्लेन के टायरों के अंदर मेटल मिक्स होता है। उसके अंदर 50% से ज़्यादा मेटल होता है, और रबर और मेटल को रबर को पिघलाकर एक मेटेलिक सेमी मेटेलिक टायर बना लिए जाते हैं। उनका इस्तेमाल हम एरोप्लेन्स के अंदर करते हैं। ऐसा क्यों? बेटा, जब एरोप्लेन लैंड कर रहा होता है, जैसी लैंडिंग करता है, तो एरोप्लेन के टायर जमीन पे जैसे टच होंगे, अगर वो रबड़ के होते, इतना तगड़ा फ्रिक्शन होता है कि एक बार की लैंडिंग में सारा टायर घिस जाता और फट जाता, और उस केस में बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए स्लाइटली कंडक्टिंग बनाया जाता है एरोप्लेन का टायर। क्यों? जैसी लैंडिंग होती है तो टायर जमीन से टच होके एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। फ्रिक्शन क्रिएट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, चिंगारी पैदा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड, टायर प्लस चार्ज हो जाता है, जमीन माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से टायर बिल्कुल जमीन पे चिपक के चलता है। डन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने स्टिक कर लिया टायर को, और वो बम्पिंग नहीं लेने का है। यूजुअली रबर क्या करती है? बम्पिंग लेती है, लेकिन स्लाइटली कंडक्टिंग टायर जैसे लैंड करते हैं वो बम्पिंग नहीं करते, वो एकदम सद के चिपक के चलते हैं यूं करके। क्यों चलते हैं? क्योंकि टायर ने जमीन पे टच होते क्या क्रिएट करा बच्चे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्रिएट होने से क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो शब्द याद रखिए बस। तो व्हेन ड्यूरिंग अ लैंडिंग टायर create friction to the road, therefore electric field generate, so the landing get smoothly, landing smoothly हो जाती है। तो ये जनरली क्वेश्चन समझ में आ गए। और एग्जांपल बताऊं, घर जाके करना। आप अपने छोटे भाई बहन से कहना, ले भैया टॉवल, और खुद बैठ जाना नीलकमल की प्लास्टिक की कुर्सी पर, बजा पीछे। अब टॉवल जब आपके पीछे मारा जाएगा, आपको नहीं लगेगा, कुर्सी पे बैठे हो आप, पीछे जब टॉवल मारा जाएगा तो टॉवल से क्या क्रिएट होगा बच्चे? फ्रिक्शन। तो 2-4 मिनट ऐसा करने से आपकी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे ड्यू टू अ फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब कोई भी बंदा आके आपको जब टच करेगा, उसे करंट लगेगा, तो इलेक्ट्रिक मैन बन जाओगे तुम तो फिर। तो जैसे टच करेगा, चट देने करंट मारेगा। इवन आपको भी लगेगा, कब? जब आप जमीन पे पैर रखोगे। जब कोई आपको आगे टच करेगा तो आपको नहीं लगेगा, उस बंदे को लगेगा करंट। इवन टेस्टर को आपकी बॉडी पे टच करा जाएगा, टेस्टर का बल्ब तक ग्लो कर जाएगा, इसका मतलब आपके शरीर में करंट आ गया है। आई बात समझ में? और ह्यूमन टेंडेंसी, एक सुन लो, फ्रिक्शन के कारण एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया है, फ्रिक्शन के कारण इंसान के शरीर में इतना ज्यादा चार्ज जनरेट किया जा सकता है कि 25 वाट का बल्ब जला सकती है इंसान का शरीर, ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको वैसा बिजली के बोर्ड में उंगली डाल दो तो जल जाएगा बल्ब। मैं फ्रिक्शन के कारण कह रहा हूँ, फ्रिक्शन के कारण हमारे शरीर में इतना चार्ज जनरेट हो सकता है कि 25 वाट का बल्ब जला सकते हैं हम 5-10 मिनट तक। ये रिपोर्ट के अनुसार माना गया। वो अलग बात है कि मैंने भी कोशिश करी थी कि 25 मिनट तक जलाऊं, कि 25 वाट का बल्ब नहीं, मैं तो 10 वाट की एक CFL लेके बैठ गया था जब तुम्हारी उम्र में था। इवन फ्रिक्शन क्रिएट करने के बाद जब मैंने उसके टर्मिनल छुए तो उसकी लाइट है ना हल्की सी ब्लिंक मारने लगी, जली तो नहीं, ब्लिंक मारने लगी। तो इससे लगा हाँ भाई फ्रिक्शन से मेरे अंदर चार्ज है। तो चार्ज पार्टिकल हमारी बॉडी में जनरेट हो सकता है बाय फ्रिक्शन। ओके, तो वैसे फ्रिक्शन के टॉपिक्स मैंने आपको इतने सारे अच्छे एग्जांपल्स बताए, इनमें से कोई भी एक आ सकता है एग्जाम में। डन। अब बात करेंगे फ्रिक्शन के बाद, अगला टॉपिक है इंडक्शन। जल्दी देख,
लिसन, इंडक्शन क्या होता है आप जानते हो? अनचार्ज बॉडी के अंदर बच्चे प्लस और माइनस एक समान मात्रा में होते हैं, लेकिन वो प्लस और माइनस उल्टे सीधे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे होते हैं, कहीं प्लस कहीं माइनस, कहीं प्लस कहीं माइनस। जैसे हमारा शरीर, हम के अंदर भी प्लस और माइनस मौजूद हैं, और हमारी बॉडी के अंदर जितने प्लस है उतने माइनस, और वो उल्टे सीधे पड़े हैं जो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल। इसीलिए हमारी बॉडी क्या है बच्चे, अनचार्ज। लेकिन जैसे ही इंडक्शन मेथड, ए लड़के इंडक्शन मेथड में सुना रहा हूं, जैसे ही किसी अनचार्ज बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लेकर आते हो, एक चार्ज रॉड लेकर आते हो, तो टच नहीं करना, बिना टच करे अनचार्ज बॉडी के अंदर मौजूद माइनस वाले एक तरफ और प्लस वाले एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। तो बच्चे इस प्रकार ये अनचार्ज बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। इस मेथड को कहते हैं इंडक्शन, और इंडक्शन मेथड अभी अभी पढ़ाया आपने, म्यूचुअल इंडक्शन। याद आ गया? याद है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो करने से सेकेंडरी कॉइल में अपने आप एक नया करंट पैदा हो जाता था, ये वही तो हो रहा है, बिना टच करे दूसरी बॉडी को चार्ज कर देना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। इसका एग्जांपल म्यूचुअल इंडक्शन है जो ट्रांसफार्मर में हमने सीखा। इसके अलावा बेटा इस पे क्वेश्चन क्या, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया था बोर्ड में। अरे देखो जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, मेरा बहुत सारी बातें बतानी होती है, इसलिए थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा मुझे। ये तीन बॉडी है बच्चे, ए बी सी, तीनों ही फिजिकली टच में हैं। इनके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को ए के पास लेकर आए, तो ए बी सी पर चार्ज की नेचर बतानी है, जल्दी बताइए। ए बी सी पर चार्ज की नेचर, हाँ, अरे ए नेगेटिव सी पॉजिटिव और बी क्या है, बी न्यूट्रल हो जाएगा बीच वाला। अभी अभी क्या सिखाया था, पास वाला किनारा माइनस, दूर वाला किनारा प्लस। ये तीनों बॉडी टच होके एक कंबाइंड बॉडी बन चुकी है, एक बॉडी जिसका पास वाला किनारा अट्रैक्शन की वजह से माइनस और दूर वाला किनारा प्लस, तो बीच वाले का क्या हुआ, न्यूट्रल। सिंपल सा क्वेश्चन है, आ चुका बोर्ड में। चलिए इसके बाद कंडक्शन। बेटा कंडक्शन मेथड ये टच करके किसी बॉडी को चार्ज करने वाला मेथड है। जैसे एक चार्ज बॉडी है आपके मोबाइल का चार्जर, और एक डिस्चार्ज बॉडी है आपका मोबाइल का बैटरी। डन, चार्जर और ये क्या है, मोबाइल की बैटरी। या ऐसा मान लो एक लैपटॉप की बैटरी है पूरी चार्ज है, या पावर बैंक, और ये क्या है आपकी मोबाइल पूरा डिस्चार्ज है। आपने पावर बैंक को मोबाइल की बैटरी से टच कर दिया, तो क्या होगा, जैसे ही आपने टच करा पावर बैंक से जो करंट है चार्ज निकल के कहां चला गया, मोबाइल की बैटरी में चला गया। अब इसे अलग कर दे, अलग कर दिया तो क्या देखा आपने, जो बेटा अनचार्ज बॉडी थी वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो बात नहीं, बैटरी को चार्ज करना कंडक्शन मेथड कहलाता है, मींस फिजिकली टच करके किसी बॉडी को चार्ज कर देना कंडक्शन मेथड कहलाता है। डन, ये एग्जांपल के तौर पे पावर बैंक वाला समझ लो। पावर बैंक से आपने मोबाइल को टच करा, हटाया, तो आपने क्या पाया, मोबाइल के अंदर भी चार्ज आ गया, जिससे आपको मोबाइल थोड़ा चार्ज अप हो गया। ये बेटा कहलाता है कंडक्शन मेथड। सिंपल मेथड है, याद होने जरूरी है। चलिए अब इन पे सीधा सवाल लेते हैं। चार्ज पार्टिकल, जो टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज थ्योरेटिकली हम कर चुके हैं। थ्योरेटिकली अगर कोई एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर नहीं बनेगा, थॉरो पार्ट आपका फिनिश। अब बात करेंगे बच्चे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक ही फॉर्मूला है बस, Q बराबर NE, उसी पे ही सवाल बनते हैं बच्चे, और कितने अच्छे बनते हैं देखिए जरा। अब आप नोट्स रिवाइज करने बैठोगे बहुत जल्दी याद होंगे, जितने आपको मैंने एग्जांपल्स बताए सारी बातें एज इट इज लिखिए नोट्स के अंदर। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये आपके पास बच्चे एक बॉडी है, दो बॉडी ले लो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दोनों बॉडी पे चार्ज की वैल्यू और नेचर क्या होगी। तो आप कहोगे सर Q बराबर प्लस माइनस NE फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्वेश्चन समझाया क्या है, 10 to the power 9 electron transfer from A body to B body, then what will be the value and nature of charge on both bodies? Done? तो ये डायग्राम ही क्वेश्चन है बेटा। Q बराबर NE आंसर में आप जानते हो N क्या है, 10 की पावर 9।
बेटा इलेक्ट्रॉन की चार्ज वैल्यू अब आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻10। ये आपके पास चार्ज आया, सुनो ए पर चार्ज प्लस में होगा और सी सेम यही चार्ज नेगेटिव में बी पे होगा। ये हमारी बात क्लियर है? इस टाइप का क्वेश्चन बेसिक है, कभी नहीं आएगा, पता होना चाहिए, लेकिन शुरुआत इसी से होती है, पता होना चाहिए, नहीं आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, अरे बात है नहीं, एक कूलाम के अंदर कितने चार्ज होते हैं, ये वाली बात क्वेश्चन सबसे पहला 10th क्लास में पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अब उसके ऊपर मैं बड़ा क्वेश्चन कराने वाला हूं। सबसे पहले बताओ, एक बॉडी है बच्चे, एक बॉडी है, उसके ऊपर चार्ज वैल्यू 1 कूलाम है, तो बताइए उसके ऊपर 1 कूलाम चार्ज है, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ 1 कूलाम चार्ज बॉडी। तो आपको याद है n बराबर 6.25 × 10⁻18 आया था, ये तो रटा हुआ होगा। कैसे आया था? Q बराबर NE, Q बराबर NE से n बराबर Q अपॉन E। बेटा Q बराबर 1 रख दे और E का वैल्यू 10⁻19 ऊपर कूद के गया, अपॉन में 1.6 सॉल्व करेगा 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। ये तो एक छोटी मोटी बात है, मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ तुम्हें। चलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जो बोर्ड में आया था। लिसन, ध्यान दो जरा इधर बॉयज, अरे पीछे तुम कर क्या रहे हो, मैं रिवीजन करा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर से, ध्यान से इधर देख लो, तुम्हें पता है चल क्या रहा है। तो पीछे 2-3 जने ऐसी है बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, इधर पास होने के लाले पड़ जाएंगे अगर 12th क्लास में ऐसे रहा तो बिहेवियर। बेटा ये आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी से 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे 1 सेकेंड में, डन। तो सेम इसी बॉडी से 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकेंड, भैया उसी बॉडी से 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो यार। 1 कूलाम में सबसे पहले निकालो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन 1 सेकेंड, कोई दिक्कत? भैया 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा? 1/10⁹ सेकेंड। ऐसे तो करोगे, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं 1 सेकेंड में, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा 1/10⁹ सेकेंड में। अब 1 कूलाम में कितने चार्ज होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये रहे, अभी भी बताया था आपको। तो बेटा 1 कूलाम के अंदर होते हैं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितने सेकंड में ट्रांसफर करेंगे? मल्टीप्लाई करोगे, डन। तो बच्चे इसकी मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत? 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में इतना समय लग रहा है ना, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? मल्टीप्लाई तो करोगे। अब कैलकुलेट करके देख ले, ये आपका आंसर 6.25 × 10⁻9 सेकेंड आएगा। अगर इससे बेटा ईयर करोगे तो 198 साल बैठेगा अप्रोक्सीमेटली, करके देख लेना। अगर सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 365 अपॉन 365 से डिवाइड अपॉन 24 घंटे अपॉन 60 सेकेंड, 60 मिनट अपॉन 60 सेकेंड। तो 365 × 24 × 60 × 60 से डिवाइड करना बेटा, 198 साल बैठेंगे, करके देख लेना कैलकुलेट। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, आ चुका है बोर्ड में। तो इसके बाद थोड़े और टफ लेवल पर, शुरुआत तो भी आसान से करी थी, ये वाले लेवल है थोड़े से आ जाते हैं, अब थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं। 1 कप पानी में कितना चार्ज होता है? 1 कप पानी में यूजुअली 250 ग्राम पानी माना जाता है। तो बच्चे 250 ग्राम पानी में आपको प्लस और माइनस चार्ज बताना होगा। आप 250 ग्राम की जगह 300 ग्राम पानी ले लो, चाहे 100 ग्राम पानी ले लो, 50 ग्राम पानी ले लो, क्वेश्चन को करने का तरीका एक ही है। तो 250 ग्राम पानी लेके चलते हैं हम, जो कप ऑफ वाटर के अंदर होता है, कप ऑफ टी में होता है। देखो अगला क्वेश्चन बच्चे कह रहा है 1 कप है। अब भाई 1 कप के अंदर
औसतन 250 ग्राम पानी आता है, याद रखना। ठीक, क्वेश्चन में सिर्फ इतनी बात कही जाएगी, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। तो यहाँ तो कोई मात्रा आपको दे नहीं रहा कि कितना ग्राम पानी है, सिर्फ इतना कह दिया, हाउ मच प्लस एंड माइनस चार्ज इन अ कप ऑफ वाटर। तो एक कप में औसतन एवरेज रूप से बेटा 250 ग्राम पानी आता है, याद कर लेना। अगर आपको 100 ग्राम 200 ग्राम पानी ऑलरेडी पहले से बोल दे तो और अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन के करने का तरीका सबका सेम है। तो 250 ग्राम पानी लेके चल रहा हूं मैं एक कप में, तो बच्चे एक कप में कितना पानी मान लिया, 250 ग्राम ऑन एवरेज। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, ये पानी है। तब पानी के एक मॉलिक्यूल में कितना मास होता है, 18 ग्राम, बिल्कुल सही। 18 ग्राम होता है तो जानते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर 1 ग्राम और ऑक्सीजन में 16। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 एटम्स हैं, तो 2 प्लस 16 कितना हो गया, 18 ग्राम। तो बच्चे यहां हम लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास, इसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं ऑफ पानी। H2O को पानी बोला जाता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O कितना है, 18 ग्राम। अब सबको केमिस्ट्री का आपको एक रूल तो याद होगा, एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं 6.02 × 10 की पावर 23। ये तो याद है ना सबको। अब पानी का एक मॉलिक्यूल है 18 ग्राम का, तो सीधी बात है भाई, 18 ग्राम जो पानी का एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो एटमों की संख्या है वो एवोगैड्रो संख्या ही तो होगी। चाहे अगर आपके पास कैल्शियम है, सपोज करो कैल्शियम का एक एटम है, तो कैल्शियम के 40 ग्राम के अंदर भी जो एटम्स की संख्या होती है वो भी एवोगैड्रो संख्या होती है, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40। तो 40 ग्राम कैल्शियम के अंदर भी बताइए एटम्स की संख्या कितनी मानी जाती है, 6.02 × 10 की पावर 23। ये क्या चीज बताती है, ये बताती है किसी भी एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की संख्या क्या है। तो बच्चे मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस, तो सीधी बात है पानी का एक मॉलिक्यूल कितने ग्राम का है, एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, अरे बातें ना करो, 18 ग्राम ऑफ वाटर हैव नंबर ऑफ एटम्स, हैव नंबर ऑफ एटम्स। अभी बताओ 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक। तो पानी के एक मॉलिक्यूल में जो भी एटम नंबर ऑफ एटम्स है वो क्या कहलाएगा, एवोगैड्रो नंबर। तो 6.02 × 10 की पावर 23। कोई दिक्कत बच्चे, भाई 18 ग्राम में इतने एटम्स, 1 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, इससे 18 से डिवाइड कर दो। हाँ, कितने पानी में आपसे पूछा जा रहा है, तो बच्चे 250 ग्राम पानी में कितने एटम्स हैं, इस 250 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है ना। तो बच्चे 250 से मल्टीप्लाई कर देना। बच्चे ये आपके पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो क्या आएगा, ये नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। जबकि बेटा चार्ज का फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE में N क्या है, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ एटम्स। तो सीधी सी बात है 250 ग्राम पानी में आपने एटमों की संख्या निकाली, इलेक्ट्रॉनों की नहीं। लेकिन पानी के एक एटम जिसे H2O बोलते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोचो 10, बिल्कुल सही, वेरी गुड 10। हाइड्रोजन में एक, 2 हाइड्रोजन तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो बेटा पानी का एक एटम है H2O, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10। तो इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 250 ग्राम पानी में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ रही है बात। तो पहले निकालते एटम्स की संख्या, फिर एक पानी के एक एटम, पानी के टोटल ओवरऑल एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन H2O। बेटा H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 2। तो हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो 10। तो बच्चे ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पानी हो गया H2O। हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम वाटर।
250 ग्राम वाटर। अरे बात ना करो, दोबारा देखो, ये 250 ग्राम में इतने एटम्स हैं, तो 250 ग्राम में जो एटम्स की संख्या है उसे कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से। क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 250 ग्राम पानी में। और कर दोगे बेटा, कितना अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आप भी भूलोगे अब ये। अब आप जानते हो बेटा ये किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, एन की। अब क्या लिखो, चार्ज, ये एन की वैल्यू है। अब लिखो चार्ज, सब जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला प्लस माइनस एन ही होता है। एन ये रहा 250 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 18। अब सुनिए, इसे बच्चे आप सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली हमने निकाला कितना था, 1.38 इंटू 10 की पावर 7 के आसपास आया था। डन। अभी थोड़ा मेरे को लमसम याद है, काफी टाइम बीत गया, काफी पहले कराया था क्वेश्चन। तो बेटा ये सॉल्व करके देख लेना, हमने इसे सॉल्व करके 1.38 इंटू 10 की पावर 7 के आसपास आया था, प्लस माइनस में। तो कैलकुलेशन तो आपका ही पार्ट है, कैलकुलेशन आपको करनी है क्योंकि पेपर तो तुम्हें देना है। तो बच्चे अगर क्वेश्चन में आंसर आ गया है 100 ग्राम पानी है, तो बताओ पूरे क्वेश्चन में कहाँ चेंज करोगे, बस 250 की जगह 100 लिख देना, बस ये 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, बस बाकी तो कैलकुलेशन ही करनी है। 100 ग्राम पानी बोले, 300 ग्राम बोले, 500 ग्राम बोले, क्या दिक्कत है, एक क्वेश्चन सीख ले, बाकी अपने आप हो जाएंगे। आज आता है ये वाला, आज मैंने चार्ज का रिविजन कराया, कल 50% इलेक्ट्रिक फोर्स पूरा कंप्लीट करा दूंगा। परसों तक आपका ये फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिवीजन हम कंप्लीट कर देंगे। डन। थोड़ा स्पीड में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी बेटा आप है ना अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 50% सिलेबस कर चुके हो, तो अब मैं मानता हूँ शायद दिक्कत नहीं आने की है। शुरू में दिक्कत आती है जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी करेंगे कल।